अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो nth रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम को हमने कैलकुलेट कर लिया था और हमने ये देखा था कि हमारे पास जो हाइड्रोजन के एटम है उसके अंदर हम मुख्तलिफ जो ऑर्बिट्स हैं उनके रेडियसिस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये एक हाइड्रोजन का एटम लिया था और उस हाइड्रोजन के एटम के अंदर हमने ये कैलकुलेट किया कि जो पहला रेडियस है वो क्या है और दूसरा ऑर्बिट जो है ये आपके पास क्या कहलाएगा, R2 कहलाएगा। तो इन रेडियसिस को हमने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, और आज जो हम कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं, आज हम ये कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं ये जो हमारे पास ऑर्बिट है, ठीक है, इन ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, यानी मुख्तलिफ ऑर्बिट्स मौजूद हैं और उन ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या है। क्योंकि बॉहर ने ये कहा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन हर जगह पर मूव नहीं कर रहा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहा है वो सर्टेन ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहा है और उन सर्टेन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स है। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है तो इसकी एनर्जी फिक्स है। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ मूव कर रहा है, दूसरे ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो दूसरे ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। तो आज हम ये कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं कि हम किस तरह से जो एक ऑर्बिट है उस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसके पास जो टोटल एनर्जी है, इसके पास टोटल दो एनर्जी है। एक जो एनर्जी है वो है इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और दूसरी जो एनर्जी इसके अंदर मौजूद है वो है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किस वजह से है? काइनेटिक एनर्जी इस वजह से है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका क्या कर रहा है, ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। तो इसकी जो एनर्जी होगी, जो इसकी क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो बराबर होगा किसके, 1/2 mv² के बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ मौजूद है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। जैसे मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो अब हाइट को मूव करने की वजह से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब ये है कि ज़मीन इसको क्या कर रही है, और ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा है। जिस तरह से ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको ज़मीन खींच रही है तो इसके ऊपर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है तो इसके अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। और वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम निकालेंगे इस वर्क के फॉर्मूले से। वो हम देख लेते हैं क्या है। वर्क पता है आपको, वर्क इज इक्वल टू F×S। ठीक है, अच्छा, ये जो फोर्स है ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन के दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान। तो आपको पता है ये मालूम करने का तरीका क्या है, फोर्स ऑफ 1/4πe0। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन r² अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, हम इसको मालूम करेंगे। और डिस्टेंस r है। ठीक है, अब देखिए वहां पर क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता है, एक है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर है किसके, Q बराबर है किसके, Q1 हम कह देते हैं E के बराबर है। और जो Q2 है, Q2 के बारे में पता है, वो बराबर होता है किसके, Z के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह जब पुट करेंगे तो 1/4πε0। ठीक है, यहाँ पर आपके पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास चार्ज ऑन प्रोटॉन आ जाएगा, ये आ जाएगा r²। ठीक है, ये r से क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास वर्क है, यानी वर्क मीन ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये बराबर है किसके, 1/4πe0 और -ZE² अपॉन r। तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टूडेंट हमारे पास निकली वो निकली -ZE² अपॉन 4πε0 और ये r। तो ये हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली। ठीक है, अब जब हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी अपनी पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये बराबर होगा -ZE² अपॉन 4πε0 और r। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट अब यहाँ पर देखें, यहाँ तक मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया। अच्छा, अब कल हमने जब
nth रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने डिटरमाइन ड्राइव किया था, तो वहां हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, ठीक है, Z(E²) अपॉन R, ये बराबर था किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है। ये आपको याद आया होगा, ये पोस्टुलेट था। उस पोस्टुलेट में क्या था, ये R से क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, तो ये हमारे पास बराबर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन ZE² अपॉन mv²। तो इसका मतलब ये है कि जो mv² है, mv² बराबर है 1/पाई एप्सिलॉन E0। अब यहाँ पर देखें, जो टोटल एनर्जी हमने अभी निकाली है, इस टोटल एनर्जी में ये जो आपके पास है mv², ये mv² बराबर है किसके, ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस, ये ब्रैकेट इसका क्लोज हो जाएगा, माइनस ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और R, इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने इसमें निकाला। इसके बाद आप यहाँ पर देखें, इसमें और इसमें ये पूरी टर्म कॉमन है, ठीक है। तो जब इसमें से हम पूरी टर्म में से ही निकालेंगे, ET इजिकल टू, जो बाहर आएगा ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R 1/2 माइनस 1। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास हाफ है और ये पूरा 1 है। जब हाफ में से आप 1 माइनस करेंगे तो ये आपके पास जो एनर्जी हो जाएगी, वो एनर्जी बराबर हो जाएगी -1/2 ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अपॉन R, ठीक है। ये हमारे पास जो होगी वो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल एनर्जी जो हमारे पास आ जाएगी वो बराबर आ जाएगी -ZE² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हमारे पास R। ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको जरा देख लें, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसके बाद देखें, हमने ये देखा था कि पिछली जब हमने सवाल को सॉल्व किया था, तो वहाँ हमने देखा था कि R की वैल्यू थी कुछ हमारे पास, तो हमने ये R की वैल्यू को हमने कुछ ड्राइव किया था, वो उस R की वैल्यू को हम जरा देख लेते हैं। R हमारे पास जो था वो हमने कल देखा था, R बराबर था किसके, R इजिकल टू n² h², ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ZE², ठीक है, और पाई m, ये हमने ड्राइव किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये जो इक्वेशन हमारी आई है, ठीक है, इसको सपोज हम कह देते हैं इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ R, ये जो वैल्यू ऑफ R है, इन इक्वेशन 1 में आप पुट कर दें। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो अब देखें, ये था ET, ठीक है, ET इज इक्वल टू माइनस ZE², ठीक है, और यहाँ क्या है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये था R। अब ये जो R है, इस R की जगह ये पूरी वैल्यू हमने ले जाके पुट कर देनी है। तो ये जब आप पुट करेंगे आप, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी n² h² एप्सिलॉन नॉट ZE² पाई m, ठीक है। और ET, अब यहाँ देखें, इसमें अगर देखें कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो उसको कैंसिल करवा दें। ये पाई जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब ये पूरी इन्वर्स हो जाएगी वैल्यू, तो जब पूरी इन्वर्स हो जाएगी तो ये माइनस ZE² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय ZE² m, ठीक है, अपॉन n² h² और ये एप्सिलॉन, ठीक है। ये टर्म आ गई हमारे पास। इसके बाद ET इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें, ये Z² हो जाएगा, यहाँ 2 हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका E4, ठीक है, ये हो जाएगा m, ठीक है, 8
एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर और एन स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इक्वेशन को ड्राइव कर लिया। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद आप देखें इस चीज को, ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, ये हम कर चुके। अब यहाँ पर देखें ई टी इजिकल टू, अब इसको एन भी कह सकते हैं कि हम किसी ऑर्बिट की निकाल लें, ई एन इजिकल टू माइनस जेड स्क्वायर ई 4 एम और 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर और एन स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि ये जेड स्क्वायर, ये E4, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 8 एप्सिलॉन नॉट और एच स्क्वायर, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। अब जब हम इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, सारी की सारी वैल्यू, ये बराबर हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो पूरी टर्म आपको नजर आ रही है, इसकी जगह आ जाएगा के, यानी ये ई एन इजिकल टू माइनस के अपॉन एन स्क्वायर। यानी ये पूरी टर्म है, इस पूरी टर्म की जगह आपने क्या पुट कर दिया, के कर दिया, इसको क्या कह दिया, कांस्टेंट है, और ये बराबर आ जाएगा किसके, ई एन इजिकल टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल अपॉन एन स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो एक्सप्रेशन बन गई, ये एक्सप्रेशन आपकी बन गई कि जिसके अंदर हम ई, अगर हम इधर एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये जो एनर्जी जो हमारे पास आई है, ये एनर्जी हमारी जो है वो पर एटम के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने एक एटम लिया था और एक एटम के लिए हम क्या कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे। ठीक है, तो अब हमें चाहिए किसके लिए, मोल्स के लिए। ठीक है, तो आपको पता है 1 मोल जो होता है वो बराबर होता है किसके, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स के। अगर हम क्या करें, ये जो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कराएं किससे, 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो ये इतने एटम्स के लिए हो गया। और अगर इतने एटम्स मौजूद हों तो वो बराबर होता है किसके, 1 मोल के। ठीक है, और डिवाइड बाय, अगर हम इसको डिवाइड करवा दें किससे, 1000 से, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, किलो जूल पर मोल में। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी किलो जूल। अब इसको आप सॉल्व कर लें, तो यहाँ आपको सॉल्व करने पे 13.35 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या मौजूद है, नीचे इसके यहाँ अगर हम लगा दें एन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर और ये आ जाएगा किलो जूल। ठीक है, और यहाँ ये माइनस मौजूद है, ये माइनस। ठीक है, तो ये ई एन हमने निकाल लिया। ये ई एन जो है वो बराबर है किसके, इतने अपॉन एन स्क्वायर, क्या आ जाएगा एन स्क्वायर। 13.35 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और ये हमारे पास एनर्जी हो जाएगी जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब हम E इजिकल टू 1 लिखेंगे यहाँ पे, तो E इजिकल टू 1 का मतलब क्या होगा कि हमें फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी हो जाएगी वो मिल जाएगी 1 स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जो एनर्जी आएगी वो फर्स्ट ऑर्बिट की होगी। और अगर हम यहाँ किससे डिवाइड करवा देंगे, 13.35 अगर 2 से डिवाइड करवा देंगे, तो ये अब हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगी वो सेकंड ऑर्बिट की आ जाएगी। और इसी तरह से अगर हम यहाँ इसको 3 से डिवाइड करा देंगे, 3 स्क्वायर से डिवाइड करवा देंगे तो 9 हो जाएगा, और वो एनर्जी जो होगी वो कौन सी आ जाएगी आपके पास, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब एनर्जी देख लेते हैं कितनी आएगी। ये जो एनर्जी आएगी वो आएगी आपकी, ये तो वही सिंपल सी आ जाएगी 0.35 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और दूसरी
वाली एनर्जी जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से तो जाएगा 328.32 किलो जूल पर। और इसी तरह से हम थर्ड एनर्जी, फोर्थ एनर्जी, इस तरह करके सारी एनर्जी जो होंगी वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर के अंदर हमने जो है वो ये देखा किस तरह से हम किसी एक जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट की एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बाकी के अंदर जो है वो हम ये देखेंगे कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है तो कितनी एनर्जी वो रिलीज करता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक